हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर जो ये सीरीज चालू की है, जिसके अंदर हम सारे के सारे मॉडल्स और प्लस थ्योरी पूरा कवर करेंगे और धीरे धीरे केस स्टडीज को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज है आपका वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब में डली हुई है, यूट्यूब में सर्च करें, वीडियो नंबर 1 निकाल कर देख लें। आज बात करते हैं वीडियो नंबर 2 से। वीडियो नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको बता दूं, स्टडी मैट निकाल लीजिए जो आपको आईसीआई से मिला है, सीए का स्टडी मटेरियल, और पेज नंबर 1.8 पेज नंबर 1.8 निकाल लीजिए। पिछली वीडियो जो यूट्यूब पर डली थी उसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस आया है, काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए उसके ऊपर, और जिससे मुझे मालूम पड़ा कि उनको थ्योरी को समझने में, फील करने में मजा आने लगा है। उनको बहुत अच्छा लगा ये स्टेप, ये इनिशिएटिव, और वो यही पूछते हैं कि सर क्या ये वीडियो सारी डलेंगी? तो हाँ, सारी थ्योरी की वीडियोस डलेंगी, सारी की सारी। बस ये है कि आप भी वीडियोस के नीचे कमेंट करते रहें, जिससे मुझे मालूम पड़े, मेरी टीम को मालूम पड़े कि आखिर आप इससे सेटिस्फाइड है या कुछ और भी इसमें ऐड करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। सभी कमेंट्स को एक जगह कंसोलिडेट करके ये देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, उस बात को भी इसमें ऐड कर देंगे, उस चीज को भी इन वीडियोस के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर ऐड कर देंगे। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, तो इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को व्यू करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो ये एक एफर्ट कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स को फायदा दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1.8, पेज नंबर 1.8 पे देखिए, वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस, इसके बारे में आपको बताता हूं मैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर माइकल पॉटर। इसको याद करने की ट्रिक मैं देता हूं, इनके नाम को याद करने की। देखो, हमें हिंदुस्तानी नाम तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, बट जो ये नाम होते हैं ना बाहर की कंट्री के, इनको याद करने में थोड़ी तकलीफ रहती है। तो आप याद करिए, माइकल जैक्सन एंड हैरी पॉटर। तो माइकल पॉटर आपको आराम से याद रहेगा, तो माइकल जैक्सन प्लस हैरी पॉटर। और अगर आपको बोलूं तो वाकई में ये अपने बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं। ये इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। गूगल पे अगर आप सर्च मारोगे लिस्ट ऑफ बुक्स बाय मिस्टर माइकल पॉटर, इतनी लंबी लिस्ट आएगी कि आप देख के ताज्जुब कर जाओगे। बहुत ही लंबे समय तक ये बिजनेस कोच रह चुके हैं, एक प्रोफेसर रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, और इन्होंने एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत करीब से देखा है, बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत करीब से देखा है, और उससे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से जो लर्निंग्स इनको मिली, जो इन्होंने बात को सीखा, उस बात को पेन पेंसिल लेकर एक पेपर के ऊपर लिख दिया, और उस लिखी हुई बात को उसके ऊपर हेडिंग देकर जमाने के संग शेयर कर दिया, जिनको हम मॉडल्स कहते हैं। तो उन्हीं में से एक इनका मॉडल है वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल। देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल, तो चेन मतलब सीक्वेंस, जैसे साइकिल की चेन होती है ना, तो चेन मींस सीक्वेंस, एंड वैल्यू तो सीक्वेंस प्लस वैल्यू। अभी जब मैं इस मॉडल के बारे में आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम आखिर ये क्यों रखा गया है। तो ये क्या करते थे, पूरी की पूरी, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, जब वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है तो लिखने के बाद उसे पढ़कर एक कॉमन 3-4 वर्ड ऊपर हेडिंग के रूप में लिख देता है, ताकि उससे उसे याद आ जाए कि यार इसके अंदर क्या है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इन्होंने इसके अंदर क्या बात कही। वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल के अंदर इन्होंने बोला कि अपनी सभी एक्टिविटीज को, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनको एनालाइज करो, उनको वैल्यू चेन एक्टिविटी, वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में डिवाइड कर दो। और जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी को अगर हो सके तो इलिमिनेट ही कर दो, और अगर इलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम तो कर दो, और वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करो। और कोई नई एक्टिविटी ऐड करने पर वैल्यू एडिंग एक्टिविटी बन जाएगी तो उस एक्टिविटी को ऐड कर दो। अच्छा, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक्टिविटी का सिंपल मतलब है काम, कोई भी काम जो हम करते हैं। तो एक ऐसा काम जिसे करने से कस्टमर को मिलने वाले प्रोडक्ट में, क्वालिटी में
प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ऐड होता है तो हम बोलेंगे ये एक्टिविटी कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो ऐसा कोई काम अगर हम कर रहे हैं जो कस्टमर को वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को हमें इलिमिनेट कर देना चाहिए, उस एक्टिविटी को हमें नहीं करना चाहिए। बट कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं उन्हें करना ही पड़ता है, भले ही प्रोडक्ट में वैल्यू को वो ऐड कर रही है या फिर वो ऐड नहीं कर रही। ये बात कही इन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल के अंदर। तो इस बात के ऊपर एक एग्जांपल, वैल्यू चेन एनालिसिस को आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी सारी एक्टिविटीज को देखिए, आप पढ़ाई करने के लिए क्या क्या करते हैं, और आइडेंटिफाई करिए वो एक्टिविटीज जिनसे आपके आउटपुट में इंक्रीज नहीं होता है। ऐसी एक्टिविटी को आप रिमूव कर दीजिए। यही है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल। तो मिस्टर माइकल पॉटर ने यही बोला। अच्छा, इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्टिविटीज को आराम से तोड़ पाने के लिए इन्होंने एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में तोड़ने के लिए सजेशन दिया। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरा है सपोर्ट एक्टिविटीज। तो काम तो वही करना है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, उसको इलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अगर पूरा इलिमिनेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम तो करो। उसके ऊपर होने वाला खर्चा, उसके ऊपर लगने वाला टाइम, उसके ऊपर लगने वाला एफर्ट्स, उसे कम तो करो। अच्छा, इन्होंने एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में तोड़ने के लिए बोला कि जब आप वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो सबसे पहले अपनी कंपनी में हो रही सभी एक्टिविटीज को, सभी कामों को दो कैटेगरी में तोड़ें। इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने से यह फायदा होता है कि कंपनी की अननेसेसरी खर्चे कम हो जाते हैं, यानी प्रॉफिट इंप्रूव हो जाता है। अननेसेसरी एफर्ट्स कम हो जाते हैं, यानी प्रॉफिट इंप्रूव हो जाता है। तो अननेसेसरी एफर्ट को भी कम करो, अननेसेसरी खर्चों को भी कम करो, प्रॉफिट खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही मिस्टर माइकल पॉटर ने इस वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल के बारे में अपनी एक बुक में लिखा, ये मॉडल इतना विख्यात हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर कंपनी इस मॉडल को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहती थी। और इंप्लीमेंट करने के फायदे उनको मालूम थे कि ये वन टाइम एक्टिविटी है। शुरुआती तौर पर सभी एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज में पहले बाइफरकेट करो और फिर आइडेंटिफाई करो वो एक्टिविटी जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, और ऐसी एक्टिविटी पर लगने वाले टाइम, एनर्जी, पैसे को कम कर दो, और अगर हो सके तो हटा ही दो। ये एक्टिविटी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, अब प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज को भी इन्होंने सब कैटेगरी में तोड़ा। प्राइमरी मतलब हो गया आपका मेन एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम सपोर्ट एक्टिविटीज भी कहते हैं। क्या? सपोर्ट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को करने में मदद करती हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। सबसे पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक माने आना, माल का आना और जाना, लेकिन ये इनबाउंड है। इनबाउंड यानी इंटरनल, यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक, माल का अंदर आना। तो बताओ जरा, कंपनी के अंदर क्या आएगा? रॉ मटेरियल। तो दीज आर द एक्टिविटीज कंसर्न विद रिसीविंग रॉ मटेरियल, concerned with storing raw material, concerned with distributing raw material to production process। यानी ये बात करता है रॉ मटेरियल रिसीव करने वाली एक्टिविटी को ये रिलेट करता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो रॉ मटेरियल को रिसीव करने में, स्टोर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में की जाती हैं, उन सब एक्टिविटीज को हम बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। और इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज में डालेंगे। सेकंड है आपका ऑपरेशंस। कंपनी का पर्पस है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ बेचने के लिए कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कुछ प्रोड्यूस करने के लिए
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो सारे काम किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑपरेशंस। These activities involve transforming inputs into final product. थर्ड है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। समझ गए होंगे आप, आउटबाउंड यानी बाहर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल। लॉजिस्टिक माने माल आना या जाना, तो आउटबाउंड मतलब जाना। तो फैक्ट्री से बाहर क्या जाएगा? फिनिश गुड्स। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स यानी कि फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर, कंज्यूमर्स, शॉप, शोरूम। समझ में आ गई बात? फिर फोर्थ है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, यूट्यूब पर ऐड लगाना, फेसबुक पर ऐड लगाना, है ना, गूगल ऐड लगाना, ये सब क्या है? मार्केटिंग एक्टिविटीज। टीवी पर ऐड देना, तो ये सारे काम इसमें आते हैं। वो सारे काम जो इन सब कामों करते हैं वो किसमें आ गया? मार्केटिंग एंड सेल्स। सेल्स मतलब एक्चुअल में सेल करना। आप बोलोगे सर एक्चुअल में सेल करना मतलब क्या? कस्टमर शॉप पर आ गया फिनिश गुड्स खरीदने के लिए, तो उसे बेच दो। तो जब वो बेच रहे हो आप, उसी को बोलते हैं सेल्स करना। कस्टमर आपके स्टोर पर आ गया माल खरीदने के लिए और आपने उसे बेचा ही नहीं, तो सेल कहां होगी? तो मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब ये सारी एक्टिविटीज। फिर उसके बाद है सर्विस, और सर्विस मतलब है आफ्टर सेल्स सर्विस। एक बार कस्टमर को आपने माल बेच दिया, फिनिश गुड्स बेच दिया, उसके बाद वो उसे यूज करेगा। यूज करने के बाद उसको पता पड़ेगा कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं और थोड़ी बहुत क्या कमियां हैं। अगर वो कुछ कमी बताता है कि इसको चलाने में दिक्कत आती है, इसकी बैटरी पावर कम है, या इसके इस पार्ट में दिक्कत है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर देना। अगर वारंटी दी है तो रिपेयर कर दो, गारंटी दी है तो रिप्लेस कर दो। तो ये सारी एक्टिविटीज कहां पे आएंगी? आफ्टर सेल सर्विस। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये हेड्स हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो 5 हेड में क्लासिफाई किया प्राइमरी एक्टिविटी को। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों किया? वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल को ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए मिस्टर माइकल पॉटर ने सजेस्ट किया कि आप सभी एक्टिविटीज को पहले इन 9 हेड में तोड़ो। 9 हेड, 9 कैटेगरी में तोड़ो। उन 9 में से 5 कौन सी हैं? प्राइमरी एक्टिविटी वाली। 5 कैसे? इनबाउंड लॉजिस्टिक 1, ऑपरेशन 2, आउटबाउंड लॉजिस्टिक 3, चौथा मार्केटिंग एंड सेल्स और 5वां आफ्टर सेल सर्विस। और अगली 4 कौन सी हैं? सपोर्ट एक्टिविटीज। पहली है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरी है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और चौथी है फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कितनी हो गई? 9 एक्टिविटीज। पहली 5 प्राइमरी हो गई, अगली 4 सेकेंडरी कह लो या सपोर्ट एक्टिविटीज कह लो। सपोर्ट एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को करने में आपकी मदद करती हैं, यानी मेन काम को करने में जो आपकी मदद करे उसे बोलेंगे सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटीज। सबसे पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके मन में आ रहा है सर प्रोक्योरमेंट तो हमने प्राइमरी में कर लिया। तो ध्यान देना, प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स परचेज। सप्लायर के पास जाना, कोटेशन लेना, उसको ऑर्डर देना, पीओ इशू करना, परचेज ऑर्डर और परचेज करना। तो ये सपोर्ट एक्टिविटी है। परचेज करना इज ए डिफरेंट थिंग, रॉ मटेरियल रिसीव करना इज ए डिफरेंट थिंग। परचेज इज डिफरेंट, प्रोक्योरमेंट इज डिफरेंट। प्रोक्योरमेंट मींस रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पर प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? परचेज। तो बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए। तो मटेरियल रिसीव करेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक, मटेरियल परचेज करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। और यहां प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? परचेज ऑफ मटेरियल। सेकंड है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहां पर क्या आता है? कोई भी टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसको कंपनी के अंदर लेके आना। एंड एनी अदर नॉलेज विच इज यूज्ड। तो कोई भी काम जो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में मदद कर रहा है वो सब क्या है? सपोर्ट एक्टिविटी।
मान लीजिए कंपनी पहले लेबर ओरिएंटेड थी, सारे का सारा काम लेबर किया करते थे मैनुअली। अब क्या हो गया है, थ्रू मशीन्स, मशीन के थ्रू काम चल रहा है, मशीनों के थ्रू काम हो रहा है, एडवांस ऑटोमेटिक मशीन लेकर आ गए हैं। तो ये क्या है, सपोर्ट एक्टिविटी। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसानी बच्चा, इंसान, ह्यूमन बीइंग, याद आया, ह्यूमन बीइंग, इंसानी बच्चा। तो इनको सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और इनकी ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्रमोशन और ये सब काम कहां पे आते हैं, ये सब काम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आज की इस डेट में, आज के इस बदलते हुए मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय भी आजकल ओनर है। आपने गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का नाम सुना होगा, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो आजकल क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कंपनी के ओनर्स और एम्प्लॉय भी आपस में बेनिफिट को शेयर करते हैं। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय को ऐसा फील करवाते हैं कि भैया आप भी इस कंपनी के ओनर ही हो। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कंपनी अपने शुरुआती दौर के अंदर ऐसे व्यक्तियों को अपनी जॉब, अपनी कंपनी में रखे जो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो, जो लेथार्जिक ना हो, जो एक्टिव हो, जिनके मन में जिज्ञासा हो कि कंपनी को आगे लेके जाना है, कंपनी को बड़ा करना है, और वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर भी हिचकिचाए ना, एम्प्लॉय के रूप में बिहेव ना करें, वो ओनर के रूप में बिहेव करें, एज ए ओनर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढ के निकालना। अगर ऐसा एक भी एम्प्लॉय आपको मिल जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानकर दिलो जान से काम करता है, तो वो कंपनी के लिए एसेट है। कंपनी को हमेशा उस एम्प्लॉय को रिसोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए, उसकी सैलरी टाइम पर पे करनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम सैलरी में इंक्रीमेंट भी देना चाहिए ताकि वो टिका रहे। लेकिन अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय आ गया जो काम ही नहीं करना चाहता, घड़ी में 6 बजे या 5 बजे लैपटॉप बंद, सर टाइम पूरा हो गया मैं घर जा रहा हूं, ऐसा एटीट्यूड रखने वाले एम्प्लॉयज कंपनी के लिए एसेट्स नहीं होते, कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। और खासतौर से अगर पीएसयू की बात करूं, सरकारी कंपनीज की बात करूं, तो वहां पर ऐसा कल्चर देखने को अभी भी थोड़ा बहुत मिलता है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, उनको पता है गवर्नमेंट कंपनी है, जॉब से तो निकाल पाएगी नहीं, अब जॉब से तो निकाल पाएगी नहीं तो ठीक है, मन करेगा तो काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज को हायर कर ले अगर कंपनी, तो वो जी का जंजाल बन जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉय को हटाओ, अच्छे एम्प्लॉय को लाओ। अच्छा एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए जी जान से खड़ा रहे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए सपोर्ट एक्टिविटी। उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी ना। आपने एक लेबर को जॉब दी, शुरू में वो अनस्किल्ड था, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे को एक ऐसा लेबर चाहिए जिसे ये वाला काम करना आता हो। अब ऐसा काम करने वाला व्यक्ति अगर मार्केट से दोबारा हायर करोगे, फिर खर्चा होगा, फिर टाइम लगेगा। तो बेहतर क्या है कि जो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग दे दो, उसको क्लासेस दिलवा दो, वो इंप्रूव कर जाएगा, आपको फायदा होगा। चौथा पॉइंट है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे काम जिसमें प्लानिंग की जाती है, फाइनेंसिंग की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, ये सारे के सारे काम किसमें आते हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कैटेगरी के अंदर। तो मिस्टर माइकल पॉटर ने बोला कि अपनी सभी एक्टिविटीज को, अच्छी एक्टिविटीज और बुरी एक्टिविटीज, अच्छी एक्टिविटीज और बुरी एक्टिविटीज में तोड़ो और बुरी एक्टिविटी को हटाओ अगर पॉसिबल हो। ध्यान देना, अगर पॉसिबल हो, ऐसा नहीं बोला बुरी है तो हटा ही दो। हो सकता है बुरी तो है, प्रोडक्ट में कुछ ऐड तो नहीं कर रही, मगर इसके बिना काम भी तो नहीं चल रहा। तो एक्टिविटी को हटा नहीं सकते, कोई बात नहीं, उसकी कॉस्ट को कम कर लो, उसमें लगने वाले एफर्ट्स को कम कर लो, ये कंपनी के लिए फायदेमंद है। तो इन्होंने क्या बोला, 9 एक्टिविटीज में पहले तोड़ो, उसके बाद सोचो बेकार एक्टिविटी मतलब बुरी एक्टिविटी या अच्छी एक्टिविटी। अगर अच्छी एक्टिविटी है तो कंटिन्यू, बुरी है तो चेक करो, हटा सकते हैं एक्टिविटी को, कट कर सकते हैं क्या। और यहां पर एक काम और कर सकते हैं कंपनीज, अपनी एक्टिविटीज को दूसरी कंपनी की एक्टिविटीज से कंपेयर कर सकती हैं, और कंपेयर करने पर उनको पता पड़ेगा कि यहां पर क्या कॉस्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है बेंचमार्किंग, जो आगे हम पढ़ेंगे। बेंचमार्किंग बहुत तरीके की होती है। बेंचमार्किंग का आसान भाषा में मतलब है कंपैरिजन। आपने सुना होगा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए,
लेकिन मैं कहता हूं कंपैरिजन करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंपैरिजन करो। तो मान लीजिए दो कंपनी, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। दोनों कंपनी का प्रोडक्ट लगभग सिमिलर है, सिमिलर प्रोडक्ट। तो उनकी जो भी चेन ऑफ एक्टिविटीज है, उनकी जो भी वैल्यू चेन एक्टिविटीज है, उन सबको, इन दोनों कंपनी को आपस में कंपेयर करना चाहिए। और अगर दोनों को चाहिए बेनिफिट, तो दोनों को अपना कॉस्ट डेटा की इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी होगी, तब होगा फायदा। कैसे? जैसे मैं टीचिंग की बात कर लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं कॉस्टिंग सब्जेक्ट, सीए इंटर सीए फाइनल। मेरा पर्पज है स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। मान लीजिए एक और टीचर है, वो पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पढ़ाते हैं, एग्जांपल लिया ये, तो वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, उनका पर्पज क्या है? अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उनके पास भी एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होगा कि पहले वो बुक बनाते हैं, फिर बुक छपती है, प्रिंट होती है, फिर बुक्स उनके पास आती हैं, है ना, फिर स्टूडेंट ऑर्डर करता है, फिर बुक्स डिस्पैच की जाती हैं, फिर लेक्चर्स मिलते हैं बच्चे को, बच्चा लेक्चर्स को देखता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। ऐसे ही सेम एक्टिविटीज मेरी भी है, सेम एक्टिविटीज उनकी भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्टिविटी को लिखकर वन बाय वन कंपेयर करना चाहिए कि ये एक्टिविटी मैं करता हूं तो मेरी इतनी कॉस्ट है, यही एक्टिविटी वो करते हैं उनकी इतनी कॉस्ट है। तो अगर हम दोनों अपने डेटा को शेयर करेंगे विद पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने डेटा को शेयर करेंगे कि भाई मेरे वाले टीचिंग कार्यक्रम के अंदर ये एक्टिविटीज हैं जो मैं करता हूं, और आपके वाले में आप यही एक्टिविटीज करते हो, मेरी इसमें इतनी इतनी कॉस्ट आती है और इतना इतना समय लगता है, आपकी में इतनी इतनी कॉस्ट आती है, इतना इतना समय लगता है। तो दोनों को हमें कंपेयर करना चाहिए, और कंपेयर करने पे मालूम पड़ेगा कि अच्छा मैं बुक्स को फिजिकल डिस्पैच करता हूं और वो बुक्स ई बुक के रूप में देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बुक्स को डिस्पैच करता हूं, वो बुक्स ई बुक के रूप में देते हैं, तो मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट भी है, डिस्पैच कॉस्ट भी है, उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, डिस्पैच कॉस्ट नहीं है। तो मुझे देखना होगा कि जो ये काम करते हैं ई बुक वाला, जो स्टूडेंट है, इस केस में कस्टमर कहना पड़ेगा उसको, कि जो स्टूडेंट है उसको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या उसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? अगर ई बुक देने से इंप्रूवमेंट होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक्टिविटी मेरे लिए क्या है? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा टाइम जो स्टूडेंट के लिए फायदेमंद ही नहीं है। तो मुझे भी ई बुक पे स्विच कर जाना चाहिए। लेकिन अगर पता पड़ा कि नहीं भाई, ई बुक सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ई बुक के रूप में आ गई, फोन में खोल ली बुक, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमें फिजिकल कॉपी चाहिए, तभी तो हम नोट बना पाएंगे, उसमें मार्किंग कर पाएंगे, लिख पाएंगे कैटेगरी ए है, बी है, सी है। तो मुझे मालूम पड़ा कि नहीं भाई, फिजिकल कॉपी को देने से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है, उसको एक बुक देखने को मिलती है कि हाँ भाई इसके अंदर यार ये है, कि भाई ये इतनी मोटी बुक है सकी, अच्छा इतने सारे पेज हैं, ये वाली मोटी बुक है। तो स्टूडेंट को फिजिकल कॉपी देके कॉन्फिडेंस, अच्छा यार 200 पेज हैं, अच्छा 20 पेज पढ़ लिए, उन पे कुछ मार्किंग कर ली, कोई शॉर्ट में कोई नोट लिख लिया, कैटेगरी ए बी सी ये लिख लिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, बच्चे को फिजिकल कॉपी देने से उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है, उसके आउटपुट में इंप्रूवमेंट आता है। तो अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो व्यक्ति अभी ई बुक दे रहे हैं उनको फिजिकल बुक डिस्पैच और प्रिंट करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की क्वालिटी, स्टूडेंट को मिलने वाली क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये है वैल्यू चेन एनालिसिस। एक क्या है? इंटरनल, मैंने खुद से सोचा फायदेमंद है या नहीं है। एक क्या है? मैंने कंपेयर किया बेंचमार्किंग, अगर फायदेमंद है तो मैं उसे कंटिन्यू करता रहूंगा, और मुझे लगेगा यार फायदेमंद नहीं है कि फायदेमंद नहीं है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं दो एक्टिविटीज, एक है फेस टू फेस क्लासेस और एक है आपकी पेन ड्राइव क्लासेस, है ना, तो दोनों में चेन ऑफ एक्टिविटीज है, तो मेरे को चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी बेकार है। तो मैं वन बाय वन चेक करूंगा कि फेस टू फेस क्लास में क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है हमें, पेन ड्राइव में क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है हमको, कितना एफर्ट, कितनी कॉस्ट लगती है, और अल्टीमेटली स्टूडेंट को इसका क्या बेनिफिट मिलता है, क्या स्टूडेंट को इससे एडवांटेज मिल रहा है। अगर पीडी दें तो क्या स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है? अगर जवाब है हाँ तो यस, मेरे को फेस टू फेस के साथ साथ स्टूडेंट को एक पीडी का ऑप्शन भी देना चाहिए। अब ये स्टूडेंट को सोचना होगा कि उसे पीडी करना चाहिए कि फेस टू फेस करना चाहिए। तो ये है बेनिफिट वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल का। बेसिकली कंपैरिजन दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। हम इंटरनल भी कर सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं कि यार ये एक्टिविटी हम करते हैं, इसका स्टूडेंट के आउटपुट को इंपैक्ट पड़ता है, यस और नो। अगर नहीं पड़ता तो इसे अवॉइड करो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको।
आपके पास जो पेन ड्राइव आती है बुक्स के साथ, उस पेन ड्राइव को एक बहुत ही मजबूत बॉक्स के अंदर रखकर मैंने आपको पहुंचाया। मेरा खर्च आया मान लो एक बॉक्स के अंदर 500 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए। अगर उसी पेन ड्राइव को मैं एक एनवेलप के अंदर रखकर प्रॉपरली टेप लगवाकर प्रॉपरली उसके अंदर पैक करके और बुक के साथ भेज दूं, तो क्या आपको मिलने वाला आउटपुट चेंज हो जाएगा? बताओ, यहां पे खर्चा मेरा कम आ रहा है। अगर आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और पहले नीचे कमेंट करो कि बबल वाले तरीके से एनवेलप में भेजना फायदेमंद है या मजबूत मजबूत सा बॉक्स लेकर या फिर मजबूत सा बॉक्स लेकर उसमें पैक करके आपको भेजना फायदेमंद है। जब सोचोगे ना आप, तो आपको मालूम पड़ेगा यार क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं रहा। आप छोड़ो, मैंने खुद ही सोचा क्या स्टूडेंट को इससे कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलता है? आंसर इज नो। तो क्या बोलता है वैल्यूएशन एनालिसिस? ये बोलता है कि भैया बॉक्स के अंदर भेजना कम करो, ये आपका अननेसेसरी कॉस्ट आ रहा है, इसे कम करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप एनवेलप के अंदर पेन ड्राइव को रखो, अच्छे से रैप करो, टेप वेप लगवाओ और प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ डिस्पैच करो। तो ये होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। अब देखो, आपको नीचे दिख रहा है केस स्टडी। अच्छा, आपको यहां तक बात समझ में आई कि क्या है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल? वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल बहुत सारी एक्टिविटीज को 9 हेड के अंदर तोड़ा। पहले 5 हेड को बोला प्राइमरी एक्टिविटी, अगले 4 हेड को बोला सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी, और उसके बाद हर एक्टिविटी को एनालाइज किया इंटरनली और एक्सटर्नली और चेक किया एक्टिविटी फायदेमंद है या नहीं है। फायदेमंद किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर को मिलने वाली यूटिलिटी, कस्टमर को मिलने वाले आउटपुट की क्वालिटी के बेस पर। कस्टमर को अगर बेहतर क्वालिटी मिल रही है, बेहतर आउटपुट मिल रहा है किसी काम को करने से, तो उसे कंटिन्यू करते रहो। और अगर लगता है कि अननेसेसरी टाइम का लग रहा है, अननेसेसरी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को या तो अवॉइड कर दो, और अगर अवॉइड कर पाना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट कम तो कर ही दो। तो यह है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल। अब एग्जाम में किस प्रकार से इसके ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए, एक एग्जाम्पल, एक केस सिनेरियो स्टडी मैट में आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक कंपनी क्या करती है उसके बारे में हल्का सा बताया गया, और उसके बाद बोला गया स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटीज। ध्यान देना, प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि यहां पर क्वेश्चन ने खुद से ही बोला सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। कह रहा स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटीज एज पर पॉटर्स। ये पॉटर्स कौन आ गया? मिस्टर माइकल पॉटर। वैल्यू चेन एनालिसिस इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यानी ऊपर क्या दिया गया है कि ये कंपनी क्या काम करती है, कहां से मंगाती है मटेरियल, कैसे रेवेन्यू कमाती है। जैसे यहां पर दिया ये मैन्युफैक्चरिंग करती है रेडीमेड गारमेंट्स का। लुधियाना में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब फैक्ट्री कहां पर है? लुधियाना में। मटेरियल बहुत सारी जगह से आता है, रॉ मटेरियल। मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू कहां से आता है? एक्सपोर्ट करती है। कहां पर? यूरोजोन एंड यूएस के अंदर। टू स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन फर्दर इन ग्लोबल मार्केट, इट इज प्लानिंग टू एनहेंस क्वालिटी एंड प्रोवाइड एश्योरेंस थ्रू लॉन्ग टर्म वारंटी। ध्यान देना, ये कंपनी क्या चाहती है? अगर आपको समझ में आई यहां तक क्वेश्चन कि कंपनी क्या चाहती है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि ये कंपनी क्या चाहती है। इसका जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप भी वीडियो को पॉज करके पहले नीचे कमेंट करो, ताकि ये पता पड़ेगा आपको कि आपको समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही। करो कमेंट। अब मैं बताता हूं। इट इज प्लानिंग टू एनहेंस क्वालिटी। अब देखो, प्रोडक्ट में क्वालिटी को इंप्रूव करना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को कम करो, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को बढ़ा दो। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट हो गया, कॉस्ट में कमी आ गई। फॉर द कमिंग ईयर्स कंपनी हैज सेट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है। देखो, एक प्रोडक्ट बनाने में खर्चा होता है,
प्रोडक्ट अच्छा बनाने में ज्यादा खर्चा होता है। प्रोडक्ट अच्छा मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी वाला बनाने में ज्यादा खर्चा होता है। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट पर निर्भर करती है। आज की डेट में कस्टमर हो गया है क्वालिटी सेंसिटिव, तो क्वालिटी कॉस्ट दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो YouTube में डालने के लिए मुझे अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मैं अपना टाइम डिवोट कर रहा हूं यहां पर, तो इट इज ए कॉस्ट फॉर गुड क्वालिटी इन YouTube वीडियो। तो यह है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब ये पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। एग्जाम में क्या बोला गया कि जो भी एक्टिविटीज ये कंपनी करती है उसको प्राइमरी एक्टिविटीज में तोड़ो। तो करना क्या है, सिंपल। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। इनकी पहले हेडिंग लिखो। इनमें जो एक्टिविटीज आती हैं उनके बारे में पहले डेफिनेशन लिखो या उनका मीनिंग लिखो कि इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। उसके बाद वो कौन सी एक्टिविटी है केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर जो इस कैटेगरी में आएगी उसको लिख दो, बन गई बात। देखो पहला एग्जांपल, पहला देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या लिखा है, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मटीरियल हैंडलिंग। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, रिसीविंग ऑफ मटीरियल, स्टोरिंग ऑफ मटीरियल, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मटीरियल। तो वही बात यहां पे लिख दो। उसके बाद लिखो कि इस क्वेश्चन से क्या एक्टिविटी है जो यहां पे कवर होगी। तो ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड द फैक्ट्री एट लुधियाना। बेसिकली रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू फैक्ट्री, ये एक्टिविटी इसमें कवर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में केस स्टडी के रूप में आते हैं और आप इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल के बारे में पूरा पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बाकी आप आराम से कर लेंगे। अब आ जाओ जी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस मजा आना चाहिए आपको वीडियो के अंदर, आपको बात समझ में आनी चाहिए। YouTube के अंदर स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन भी होता है। आप चाहें तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए और वीडियो को देख सकते हैं आप। तो आपको एक स्पीड में पूरी वीडियो आराम से कम समय में खत्म कर लेंगे। तो आपको यहां पर वो नॉलेज मिल रही है जो प्रैक्टिकल एक्चुअल बिजनेस करने के बाद मिस्टर माइकल पॉटर को मिली, और वो नॉलेज जो टेस्टेड है, जिसके बेनिफिट लोगों ने पहले से फील किए हैं, जिसके बेनिफिट्स कंपनी को मिले हैं, वो तौर तरीके जिनसे बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। एक बिजनेस अगर एक बार डेवलप हो जाए और उस बिजनेस को आप ऑटोमेट कर दो तो उसके बाद पैसा अपने आप बनता रहता है, ऑटोमेटिक। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जॉब और बिजनेस में एक फर्क है, जॉब करते हो पूरा महीना काम किया, सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आप बाहर घूमने चले गए, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अगर आप बाहर घूमने चले गए तो उस एक हफ्ते की सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 3 हफ्ते की सैलरी मिलेगी, एक हफ्ते की सैलरी कट। लेकिन बिजनेस में क्या है, एक बार आप मेहनत करो, बिजनेस सेट कर दो, बिजनेस को इस लेवल पे ले आओ कि वो ऑटोमेट हो सके, मैक्सिमम काम मशीनें करें। ध्यान देना, बहुत ही अहम बात बोल रहा हूं, मैक्सिमम काम मशीनें करें। अगर मैक्सिमम काम मशीनें करेंगी तो उनमें गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे, उनमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। और एक महीने क्या, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते क्या, 2 हफ्ते घूम कर आओ, आपको पूरे महीने की इनकम मिलेगी। पूरे महीने की इनकम आपकी इनकम है, क्योंकि बिजनेस आपका ऑटोमेट है। यहां पर मुझे याद आया मैकडी का बर्गर आपने खाया होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि बर्गर तो कोई भी बना सकता है यार, कोई भी। अगर आप अपने लोकल एरिया में देखो, अपने घर के आसपास देखो, अपने ऑफिस के आसपास देखो, तो बहुत सारे लोग बर्गर बना के बेचते हुए दिख जाएंगे आपको।
और कई बार आपको ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि यार इसका बर्गर मैकडी के बर्गर से तो बेहतर है यार, तो फिर ऐसा क्यों कि मैकडी पूरी दुनिया में बेच रहा है और ये सिर्फ यहां पर बेच रहा है? आता मन में आपके? तो आपको बताऊं एक चीज काम की जो मैकडी के ओनर ने फील की थी। मैकडी के ओनर ने जब ये काम शुरू करने के बारे में सोचा कि बर्गर बना के बेचा जाए, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि यार बर्गर बनाना तो बड़ा आसान है, बर्गर तो कोई भी बना लेगा, और जो क्वालिटी वो देते हैं वो क्वालिटी कभी ना कभी कोई ना कोई तो कॉपी कर ही लेगा। क्यों? कोई ना कोई तो उनकी क्वालिटी को मैच कर ही लेगा। वो ये बात समझ गए, लेकिन बिजनेस को वो बड़ा करना चाहते थे, तो वो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि क्वालिटी ऑफ फूड के साथ फास्ट सर्विस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडी सिर्फ इन्हीं सिद्धांत पे काम करता है, फास्ट सर्विस। उनको यहां पे चैलेंज है कि कस्टमर ने एक गेट पे ऑर्डर करा, अगले गेट पर अपना ऑर्डर लेके घर पहुंचेगा, नो वेटिंग टाइम या जीरो वेटिंग टाइम या रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। वो जान गए थे कि सर्विस फास्ट देना ही उनके मैकडी बर्गर के बिजनेस की यूनिक फीचर होने वाली है। और मैकडी बर्गर के बाद ही फूड के पहले एक वर्ड जुड़ गया, फास्ट फूड, और इस फास्ट वर्ड को ऐड करने का श्रेय इनको जाता है, मैकडी बर्गर के ओनर को। तो वहां पर उन्होंने क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ साथ फास्ट सर्विस पर ध्यान दिया। और मैक्सिमम काम मैकडी के बर्गर के अंदर मशीनें करती हैं। मैक्सिमम काम, कितनी देर बेक करना है, कितना क्या डालना है, सब काम ऑटोमेटेड है। तो आप मैकडी का बर्गर दिल्ली में खा लो, बंबई में खा लो, इंडिया के बाहर भी खा लो, कहीं पर भी खा लो, आपको सेम क्वालिटी मिलेगी, सेम क्वालिटी। क्योंकि वो मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्होंने पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया है। ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट तो है बट बहुत ही कम। उनका बिजनेस ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका बिजनेस मशीनों पर डिपेंडेंट है, और मशीनें कभी धोखा नहीं देती। मशीनें चलती रहती हैं अगर टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहो। तो समझ में आई बात? तो जब आप इस प्रकार के लोगों के ऑब्जर्वेशंस को आप सुनोगे, समझोगे, इनसे सीखने की कोशिश करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस करने में कितने एडवांटेज हैं। एक बार अगर आपने बिजनेस को डेवलप कर लिया और उस लेवल पर लेकर आ गए कि ये यहां से ऑटोमेट हो गया है, उसके बाद आप मान लो कि आपने एक पैसे का पेड़ लगा लिया है। अब हर महीने आना है, इसके फल तोड़ने हैं, मतलब पैसे तोड़ने हैं, जेब में रखना है और मौज करनी है। कम ऑब्जर्वेशन में ज्यादा इनकम कमा पाओगे आप। चलिए अब पढ़ते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। फिर दोबारा आ गया पॉटर्स, ये कौन है? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को यहीं पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन है। ये है मिस्टर माइकल पॉटर, वही व्यक्ति जिन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस लिखा है। इन्होंने 5 ऐसे पॉइंट बताए जिन पॉइंट पर आप कोई भी बिजनेस को करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपको धमाका प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं। अगर धमाका प्रॉफिट नहीं होने वाला तो सोच लो, कोई और ऑप्शन देख लो। सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करनी कि नहीं करनी, इसको करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले इन 5 पॉइंट्स पर इवेल्युएट कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। लेकिन आपका मन तो बोलता है कि नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है, तो ठीक है, जिन पॉइंट्स पर ये कमी बता रहे हैं उन पॉइंट्स को ठीक कर दो, उन कमियों को दूर कर दो, बन गई बात। तो 5 पॉइंट इन्होंने बताए जिनको पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाकर बेचने वाली है, उसका बायर अगर आपके सेलिंग प्राइस को कम करने की ताकत रखता है, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए फोर्स कर सकता है, तो ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, पहले मैं उसका एग्जांपल देता हूं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये पेन है, मार्केट में आप बेचना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा यार 40 रुपए का कॉस्ट आई है पर पेन, 50 रुपए का बेचेंगे। तो चेक करो क्या कस्टमर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स कर सकता है
इस प्राइस को कम करने के लिए। दुकान पर कस्टमर आया, कस्टमर को दुकानदार ने बताया 50 रुपए है, वो लेकर नहीं गया, दूसरा पेन लेके चला गया 45 रुपए वाला। आपने सोचा यार ये तो पहला ही कस्टमर है, कोई नहीं और वेट करते। दूसरा कस्टमर आया, सेम कहानी, पेन रखा, दुकानदार ने बोला 50 रुपए का है, वो लेकर नहीं गया, दूसरा पेन लेकर चला गया 45 रुपए। मान लो ऐसे बहुत सारे कस्टमर आए और यही कहानी हुई। अब बताओ क्या उस दुकानदार के मन में कोई दबाव आ रहा है बाय के ऊपर से, कोई प्रेशर आ रहा है इनडायरेक्टली कि इसके प्राइस कम करने पड़ेंगे? यार ये 50 रुपए का नहीं बिकेगा, इसके दाम 44 रुपए करो। अरे 45 रुपए के अंदर तो दूसरा पेन बहुत बिक रहा है, 45 रखोगे तभी उसको लेके जाएगा यार, मार्केट में बड़ी रिपुटेशन है उसकी, इसको 44 रुपए करो। हाँ, फोर्स आ रहा है आपके ऊपर। इसका मतलब है कि पेन बना के बेचने वाले इस बिजनेस के अंदर आप सुपर प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, रोजी रोटी चलती रहेगी, बस मजा नहीं आने वाला। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या जो लेबर भी कह सकते हैं यूज होगी, अगर उनका सप्लायर उसकी कॉस्ट को बढ़ा दे और आप कम ना करा पाओ, इसका मतलब है प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, रोजी रोटी चलती रहेगी, बस सुपर प्रॉफिट नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए, इस पेन को बनाने के लिए जो इसकी प्लास्टिक बॉडी आती है ना, इसको सप्लाई करने वाला सिर्फ एक ही वेंडर है पूरे हिंदुस्तान में। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक ही वेंडर है पूरे हिंदुस्तान में। अब आप बताओ, कल को अगर ये पेन ज्यादा बिकने लगे, क्या उसको मालूम पड़ जाएगा कि ज्यादा पेन बिक रहे हैं? हाँ, उसे मालूम पड़ जाएगा। क्यों? आप ज्यादा खरीदोगे रॉ मटेरियल, और उसको ये तो मालूम ही है कि आप उसी पर डिपेंडेंट हो। बताओ, क्या वो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ा सकता है? हाँ। अगर इसका जवाब है हाँ, इसका मतलब है इस बिजनेस से सुपर प्रॉफिट नहीं होने वाला, रोजी रोटी चलती रहेगी बस। थर्ड पॉइंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑब्लिक और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट अगर कोई और मार्केट में आके बेच सकता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाओगे आप, रोजी रोटी चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में आपने पेन लॉन्च करा और ये ऐसा मस्त पेन है, एग्जाम में लिखो पास करा देता है, इसके ऊपर आशीर्वाद है ऊपर वाले का। आपने ऐसा पेन बोलकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, पेन धाड़ बिकने लगा, आपकी शॉप पे आगे ले लंबी लाइन लगी पड़े स्टूडेंट की, बोला ये पेन मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। जब लंबी लाइन लगी होगी कस्टमर की, तो क्या लगता है आपको, बाकी दुकानदार इस बात को देखेंगे क्या? हाँ, उनकी नजर पड़ेगी, यार रामू की दुकान में तो बड़ी लंबी लाइन लगी पड़ी, क्या बेच रहा है ऐसा, अच्छा पेन बेच रहा है, इतनी डिमांड। फिर वो पता करेंगे इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आता है, कहां से मिलता है मटेरियल, कहां से मिलती है वो मशीन जो इस पेन को बनाती है। उनको मालूम पड़ा ये तो बड़ी आसानी से मिल रहा है भाई, गुड़गांव में ये रहा सप्लायर, इससे खरीद लो मशीन, दिल्ली में ये रहा सप्लायर, इससे खरीदो रॉ मटेरियल, बना लो पेन बेच दो। तो भाई साहब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। क्या लगता है आपको, आपकी सेल कम होगी? यस, इसे बोलते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो क्या इस बिजनेस में सुपर प्रॉफिट, मोटा मुनाफा हो सकता है? नहीं। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट। ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया वहां पर। न्यू इंट्रेंट, अगर कोई नया व्यक्ति आसानी से आपकी जैसा सिमिलर बिजनेस कर पाए आपके लेवल पर, तो भाई साहब आपका बिजनेस रोजी रोटी वाला बनके रह जाएगा, सुपर प्रॉफिट, धमाका प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, और अगर आपने अपने इंट्रेंट को रोक दिया, तो आपने कुछ ऐसा बिजनेस कर लिया कि कोई उसे कर ही नहीं सकता, तो भाई साहब आप राजा हो मार्केट के। जितना मुनाफा कमाना है कमाओ, जितना मोटा प्रॉफिट कमाना है कमाओ, जितने नोट छापने हैं छाप लो। उदाहरण के लिए जियो फाइबर इंटरनेट, ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी कॉस्ट पर लाके इंडिया में इस्तेमाल कर दी कि कम प्राइस पर कस्टमर को बेहतर सर्विस दे दी
और जो कॉम्पिटिटर हैं वैसी टेक्नोलॉजी ला ही नहीं सकते, इतनी कॉस्टली है, इतनी हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, नहीं ला सकते साहब। एक और एग्जांपल, मान लो आप बहुत बड़े बिल्डर हो, आप बना दो 20-20 मंजिले इमारत, 20 मंजिला इमारत, 30 मंजिला इमारत, 40 मंजिला इमारत, कितना पैसा लगता होगा? करोड़ों रुपए। इसके अंदर, इस बिजनेस में क्या कोई आसानी से घुस जाएगा? सड़क पर जाते व्यक्ति ने देखा, रहे भैया 21 मंजिला बिल्डिंग, इतना मोटा मुनाफा है, इतना मोटा मुनाफा, तो क्या वो रातों रात ये बिजनेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें इजी एंट्री है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, बस काम चलता रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होने वाला, मोटा मुनाफा नहीं होने वाला। अगला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग फर्म्स। यार जो फर्म्स एक सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही है, अगर आपस में वो कंपटीशन करे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ टाइम पहले, ये बात है करीबन शायद 8-10 साल पुरानी बात है ये, पेप्सी एंड कोका कोला, इन दोनों कंपनीज ने आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। 10 रुपए की 300 ml कोल्ड ड्रिंक आया करती थी, 10 रुपए की 300 ml कोल्ड ड्रिंक आया करती थी, आपस में कंपटीशन, इतना कंपटीशन कि कम करते करते उसको 6 रुपए के करीब लेकर आ गए थे ये लोग, 6 रुपए के करीब, क्वांटिटी सेम, क्वालिटी सेम, प्राइस कम। बताओ किसका नुकसान? दोनों का। तो अगर जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बेचना चाह रही है वैसा प्रोडक्ट बेचने वाले लोग आपस में कंपटीशन करेंगे तो मोटा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि लोग कॉम्पीट क्वालिटी पे नहीं करते, लोग कॉम्पीट प्राइस पर करते हैं। क्वालिटी इंप्रूव करूं, ऐसा कंपटीशन करने वाले लोग कम मिलेंगे आपको, प्राइस कम कर देता हूं, यही बात समझ में आती सबको, प्राइस कम करो, प्राइस कम करो। वो भूल जाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जब प्राइस और प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्राइस और प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वहां पे क्वालिटी का रिलेशन है, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। लेकिन इस बात को समझने वाले लोग भी कितने हैं? ना के बराबर। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मिस्टर माइकल पॉटर ने बताया कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस सेगमेंट शुरू करने से पहले, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले अगर इन 5 पॉइंट पर अगर आप चेक कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जैसे कल को आप सीए बनने वाले हो, सीए बन गए जी आप, आपके मन में आया कि यार प्रैक्टिस करते हैं, चेक करो 5 पॉइंट के ऊपर। अगर आपको लगता है कि सुपर प्रॉफिट होगा, कर दो, सोचो मत, शुरू करो काम को। लगता है कि नहीं यार रोजी रोटी चलती रहेगी बस, तो सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको मोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस करने की अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग एरियाज हैं। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर रिटर्न भरने की प्रैक्टिस शुरू करता है और रिटर्न भर के अमीर बनना चाहता है, इनकम टैक्स रिटर्न भर के, तो चांसेस कम है जी, शुरू के अंदर उसे कोई भी काम नहीं देगा, बार्गेनिंग पावर बायर ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, आप नए नए सीए बने, आपके पास आपके पड़ोस वाले पप्पू भैया आ गए, पप्पू भैया ने बोला यार आप सीए बन गए हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर, मुझे अपनी आईटीआर भरवानी थी। आप क्या बोलोगे? ठीक है पप्पू भैया, भर देंगे आपके आईटीआर। फिर पप्पू भैया ने दबे स्वर में पूछा कितनी फीस? फिर आपने बोला कि 5,000 रुपये लगेंगे। पप्पू भैया के कान खड़े हो गए, पप्पू भैया बोले इतना तो मेरा टैक्स भी नहीं बनता, मेरा पूरा टैक्स ही 2,000 का बनता पूरे साल का, और एक सीए को मैं जानता हूं जो 2,000 रुपये लेके आईटीआर भर देते हैं, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो 2-2,500 रुपये लेके आईटीआर भर देते हैं। बताइए जरा आपके मन में क्या बात आ रही है? क्या प्राइस कम कर देना चाहिए? वीडियो को यहीं पॉज करो, नीचे कमेंट करो, इससे मुझे पता पड़ेगा कि क्या आप भी उतने ही इन्वॉल्व होते हो ये पढ़ाई करते जितना मैं इन्वॉल्व होता हूं। जी हाँ, आपके मन में दबाव आएगा, आप सोचोगे यार पप्पू भैया हमारे करीबी हैं, यार हमारे पड़ोसी हैं,
इनकी मैंने अगर ITR नहीं भरी तो ये घमंडी घमंडी बोलेंगे आसपास में, और साथ में मेरा तो अभी नया नया काम है, 2000 भी आ रहे हैं तो आने दो ना यार, 5000 के चक्कर में कहीं 2 हाथ से निकल जाए। तो ऐसे में क्या करोगे आप, अपने प्राइस कम कर दोगे। प्राइस कम करते ही कंफर्म हो गया कि मोटा प्रॉफिट नहीं कमाने वाले। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर और भी सेगमेंट होते हैं, अपील्स, रिवीजन, कैसा लगा, इनकम टैक्स केसेस, कैसा लगा। यहां पर कंपटीशन कम है क्योंकि ये काम करने वाले लोग कम है। सीए बनने के बाद पढ़ाई करने वाले लोग कम है। सीए बनने तक तो पढ़ाई करेंगे, डिग्री चाहिए भैया। एक बार सीए बन गए फिर पढ़ाई नहीं करते, बोले कि सर अब मैं बहुत थक गया हूं पढ़ कर, अब मैं नहीं पढ़ूंगा सर, रेडी रेकनर लाऊंगा सर, उसी देखूंगा और दोस्त से फोन मिला के बोलूंगा यार क्या करना है यार, रजिस्ट्रेशन तक इस कॉलम में क्या भरना है भाई बता दे यार, मैं मेहनत नहीं करूंगा सर अब। तो सीए बनने के बाद इन फील्ड्स में प्रैक्टिस करने वाले लोग कम है। अब सोचो अगर आपके पप्पू भैया के पास कोई नोटिस आया होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जहां पर वो लिखा होता कि साहब पिछले साल में आपने ऑडी गाड़ी खरीदी है 35 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, और आप रिटर्न तो भरते ही नहीं, इनकम टैक्स जमा ही नहीं कराते, तो ये पैसा कहां से आया। अब बताओ पप्पू भैया क्या 20,000 रुपए देंगे? जी अब देंगे वो आपको 20,000 रुपए। क्या पप्पू भैया आपसे पैसे कम करा सकते हैं? चांसेस कम है, अब कम नहीं करा पाएंगे क्योंकि आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो, अब मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यूनिक सर्विस, और है तो कम है, और वो लोग प्राइस पे कॉम्पीट नहीं करते, वो क्वालिटी पे कॉम्पीट करती हैं, एक्सपीरियंस पे कॉम्पीट करते हैं। तो ठीक है अभी फ्रेशर हैं थोड़ा कम ले लेंगे, बट ये तो नहीं कि 5,000 के 2,000 20 के ले लिए 15। तो देखा इन 5 पॉइंट्स पर इवैल्यूएट करके ये बात समझ में आ गई कि रिटर्न फाइल करके प्रैक्टिस शुरू करने पर मोटा प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मजा आए। वो था ना कुछ, ये कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, तो वैसा कुछ करना पड़ेगा आपको। तो ये थे 5 पॉइंट। अब ये देखो केस स्टडी है, इसके नीचे भी केस सिनेरियो। इस केस सिनेरियो के अंदर क्या बात है, यहां पर बताया गया है कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है जो क्या बनाता है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, और इसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो शूज बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, क्रैकर्स बनाते हैं। अब ये कंपनी पेपर ट्यूब भी बनाना चाहती है, या कह लीजिए कार्डबोर्ड ट्यूब्स, पेपर ट्यूब्स, यानी कि ये एक नए बिजनेस सेगमेंट में घुसना चाहती है। तो एक नया बिजनेस सेगमेंट में घुसने से पहले इन 5 पॉइंट्स पर अगर इवेल्युएट कर ले तो पता पड़ जाएगा मोटा मुनाफा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा धंधा चेंज करो, सेगमेंट चेंज करो, अगर होगा शुरू करो, ऊपर वाले का नाम लो, स्टार्ट करो, फायदा ही फायदा। तो एक नया बिजनेस सेगमेंट है, तो इसको मोटे तौर पर आपको बताता हूं मैं। देखो सबसे पहली बात यहां पर यह बोली गई, देखिए कि इसे पढ़ते हैं अच्छे से यार पूरे क्वेश्चन को। WDG इज ए फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली ओन्ड बिजनेस, यानी इस बिजनेस के मोटे ओनर्स कौन है, फैमिली के लोग। शुरुआत में ऐसा करना फायदेमंद रहता है। किसने सिखाया? धीरू भाई अंबानी ने। क्यों? इंप्लॉइज के अंदर ओनर की स्पिरिट होती है, ओनर की आत्मा। द फैमिली ओन्स 80% ऑफ द शेयर्स एंड रिमेनिंग 20% इज ओन्ड बाई 6 नॉन फैमिली शेयर होल्डर। 80% घर में, 20% बाहर। इट मैन्युफैक्चर्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर कस्टमर विच आर मेनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शूज, क्लोथ, क्रैकर। अब ये कंपनी क्या बनाती है? कार्डबोर्ड बॉक्सेस। नाउ द बोर्ड इज कंसिडरिंग टू ज्वाइन पेपर ट्यूब्स मार्केट एज वेल। ये बनाना चाहती है पेपर ट्यूब। अच्छा, पेपर ट्यूब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि है क्या ये, तो एक बार गूगल में सर्च मार लेना पेपर ट्यूब और इमेज में देख लेना, आपको लग जाएगा आइडिया। कुछ लोगों को हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो कि पेपर ट्यूब क्या है। पेपर ट्यूब ऑल्सो नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब्स are cylinder shaped component that are made with cardboard. Paper tubes
can be used for a wide range of function. Paper tubes are usually ordered in bulk by many industries that rely. Paper tubes include food processing, shipping and postal service, automatic manufacturing, material handling, textile, pulp, paper, packaging and art. The paper tubes cost approximately 1 to 3% of total cost of customers finished goods. ध्यान देना जरा, इस लाइन को पढ़ के एक तो ये बात करो अंडरलाइन, यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क, यानी कि जो ये पेपर ट्यूब बनाना चाहती है, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में निकालना चाहती है, इसको जो लोग खरीदेंगे, इसको जो कस्टमर खरीदेंगे, वो हमेशा किस में खरीदेंगे? बल्क क्वांटिटी में। और क्या लगता है आपको, जब कोई व्यक्ति बल्क क्वांटिटी में खरीदता है तो क्या मांगता है वो? डिस्काउंट। यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है। यानी कि यहां से मुझे क्या पता लगा कि हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। भैया उसकी पावर ज्यादा है तो मतलब क्या हो गया? लो प्रॉफिट। यानी कि वो हमें क्या बोलता रहेगा? साहब बल्क में ऑर्डर कर रहा हूं डिस्काउंट, साहब बल्क में ऑर्डर कर रहा हूं डिस्काउंट। और बल्क का मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो पहले पॉइंट को पढ़ के क्या लग रहा है कि यार ये प्रॉफिटेबल नहीं है भाई, कस्टमर इसे हमेशा बल्क में ऑर्डर करेगा और बल्क में ऑर्डर करेगा तो डिस्काउंट मांगेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ के क्या बात समझ में आ गई कि बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं जी। द पेपर ट्यूब्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स फिनिश गुड्स। जो कस्टमर हमसे पेपर ट्यूब खरीद कर अपना फिनिश गुड्स बनाएगा तो उस फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट उसको पड़ेगी, उसमें पेपर ट्यूब की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 1%, 2% या 3%। इसका मतलब क्या है? सोचो, हम जब खाना खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, ये वो है मामूली मामूली, बहुत ही कम। क्या लगता है आपको यहां पर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कैसी लग रही है आपको? लो। तो यहां पर है लो प्रॉफिट, इसने इंडिकेट कर दिया, यहां पर भी लो प्रॉफिट है। 1% खर्चा करेगा बस वो इसके ऊपर, सिर्फ 1%। हालांकि पॉटर ने कोई पॉइंट नहीं दिया यहां पर, लेकिन यहां पर एक पॉइंट हम खुद से बना सकते हैं। 6 पॉइंट अपना। क्या? कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला, उस प्रोडक्ट को खरीद कर रॉ मटेरियल को यूज करने वाली कंपनी के फिनिश गुड्स में अगर उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट नेग्लिजिबल है तो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम है। आपको आराम से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की मेन क्वालिटी आपके प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करती, तो आपको वो जब चाहेंगे तब रिप्लेस कर देंगे। समझ में आई बात? टाटा नमक है ना, रिप्लेस कर सकते हो काले नमक से। तो प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल कम है। ये 6 पॉइंट है जो हमने खुद से ऑब्जर्व किया। अगला पॉइंट, द पेपर ट्यूब्स आर मेड इन मशीन्स ऑफ डिफरेंट साइज। मशीन में बनेगा, ओह सर ऑटोमेटिक है, हाँ। द लोएस्ट कॉस्ट मशीन इज ऑफ 1,89,000 इंक्लूडिंग GST एट द रेट 5%। करीबन अगर मोटे तौर पे लगाऊं तो 2 लाख, 1,89,000 है, तो मोटे तौर पे बोले 2 लाख रुपए की मशीन है। कितने की मशीन है? 2 लाख रुपए की। अच्छा। एंड ओनली वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, ओनली वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रन दिस मशीन। कितनी अच्छी बात है यार, लगभग 2 लाख की एक मशीन खरीदो, एक बंदे को चाहिए, एक बंदा चाहिए उसके मशीन के लिए बस। अच्छा। 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू इनेबल अनट्रेन्ड पर्सन टू रन सच ए मशीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बड़ा ही आसान है यार।
स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर ट्यूब्स एंड दिस पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई। इसकी बात अभी बाद में करेंगे, पहले यहां तक क्या समझ आई बात कि यार पेपर ट्यूब को बनाना तो बड़ा ही आसान है। इस क्वेश्चन को पढ़ के तो मुझे भी लगने लगा कि यार पेपर ट्यूब वाला बिजनेस बहुत अच्छा है यार, शुरू करेंगे साइड बिजनेस पेपर ट्यूब, 2 लाख रुपए लगेंगे बस, और सिर्फ एक ऑपरेटर, और 2 दिन में तैयार, 2 दिन की ट्रेनिंग, तो काम पीछे लग जाएगा बंदा। इससे क्या बात समझ में आई आपको, बताओ जरा। हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट यानी कि लो प्रॉफिट। भाई साहब कल को अगर ये बिजनेस धमाका बोल गया ना, मार्केट में रिपुटेशन हो गई, तो नए नए लोग आ जाएंगे 2 लाख की मशीन और एक बंदा लेकर, प्राइस कम करने पड़ेंगे भाई जी, प्रॉफिट और कम। अच्छा अगला पॉइंट है, ए स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग ट्यूब्स एंड दिस पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई। पेपर ट्यूब को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल तरीके का पेपर, और वो नॉर्मली किसमें रहता है भैया, शॉर्ट सप्लाई, मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा। अब बताओ क्या समझे आप, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर आ गई, सप्लायर क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो इतना ही है जी, लेना हो तो लो वरना आगे बढ़ो। उसे पता है कहीं और इसको ये चीज मिलने वाली है ही नहीं, क्या समझे। हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी। अभी तक जितने पॉइंट्स पे हमने इवेल्यू है वो सब क्या बोल रहे हैं कि इस धंधे में मत घुसो भैया, प्रॉफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेपर ट्यूब्स, अच्छा 5 लोग अभी और भी हैं भैया मार्केट के अंदर। प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर ट्यूब्स हैव ए टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75%, यानी कि 5 लोग ऑलरेडी 75% पेपर ट्यूब की मार्केट पर कुंडली जमाए बैठे। 75% मार्केट शेयर उनके पास है। ऑफर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी। द मार्केट लीडर currently has 24% share and remaining 4 competitors hold on average 12.75% share, यानी कि 5 लोगों में से एक व्यक्ति के पास 24% मार्केट शेयर है और बाकी जो बच गया तो बाकी 4 पे कितना ऑन एन एवरेज 12.75% शेयर। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है भाई, जब आप मार्केट में आओगे तो क्या ये आसानी से आपको अपना माल बेचने देंगे, नहीं बेचने देंगे, यानी कि कंपटीशन ज्यादा होगा। सिर्फ 5 लोग 75% मार्केट पर कुंडली मारकर बैठे। ये 5 लोग आपको मार्केट में एंटर करने के बाद बाहर निकालने में जान लगा देंगे, क्योंकि ऐसे प्राइस पर ये माल बेचेंगे कि आपकी कॉस्ट से कम होगा वो प्राइस, और जब आपकी कॉस्ट से वो प्राइस कम होगा तो क्या करोगे आप, नमस्ते हमसे ना हो पाएगा कहकर मार्केट से बाहर चले जाओगे। यानी कि इससे क्या पता पड़ा मुझे, हाई कंपटीशन। अब हाई कंपटीशन मतलब क्या, मोटा प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम है। द एनुअल मार्केट ग्रोथ इज 3% पर एनम ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। लो भैया मार्केट ग्रोथ भी तो बड़ी कम है, इन्फ्लेशन भी 4% होता है मिनिमम, मार्केट ग्रोथ नहीं है सिर्फ 3%, यानी कल को मार्केट बढ़ेगी ऐसा भी नहीं है, तो कंपटीशन भी खतरनाक, मार्केट बढ़ने की उम्मीदें नहीं है, तो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम है। ए करंट रिपोर्ट इनसाइट ऑन ग्लोबल एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन बेस्ड MNC released the news that now MNC are planning to expand their packaging operations in overseas market by installing automated machine to produce paper tubes of any size। लो कर लो बात, 5 लोग तो पहले से ही मार्केट के अंदर कुंडली जमाए बैठे थे और न्यूज आ गई मार्केट के अंदर
कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां भी इस धंधे में उतरने वाली हैं और बड़ी कंपनियां बड़ा मोटा पैसा लेके, बड़ी मोटी फंडिंग लेकर इस धंधे में उतरेंगी और वो सारी की सारी ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल करेंगी। तो क्या लग रहा है आपको, कंपटीशन तो पहले ही था, अभी और बढ़ गया, तो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम है। Another company, HEG, manufactures a small, however increasing range of plastic tubes which are capable of housing small products such as fowls and paper-based products. Currently, these tubes on an average 15% more costly than the equivalent sized paper tube. इस पॉइंट को पढ़ के क्या मालूम पड़ा कि 15% ज्यादा कॉस्ट है इन ट्यूब्स की, तो कस्टमर भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ कह नहीं सकते। अब देखो, इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़े बिना ही मैंने इसे इस 5 पॉइंट्स पे इवैल्यूएट कर लिया। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी एसेस करनी है, वेदर जॉइन द पेपर ट्यूब मार्केट, नया धंधा करें कि ना करें। तो यहां से आपके एग्जाम में मालूम पड़ेगा कि ये उन 5 पॉइंट की बात कर रहा है जो माइकल पॉटर ने बताए थे। तो इन 5 पॉइंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, मन की बात बताओ, प्रॉफिट मोटा नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर, इट इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो 5 पॉइंट पढ़ लिया आपने। तो इन 5 पॉइंट से देखा आपने, इस कंपनी ने एक्चुअल में बिजनेस किए बिना पता कर लिया कि फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये फायदा है इन मॉडल्स को पढ़ने का। इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और स्टडी मैट के अंदर सॉल्यूशन भी है, एक बार इसको भी पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि आप सेम सॉल्यूशन लिखें, समझ रहे हैं आप, जो हमने पढ़ा है बिल्कुल पॉइंट वाइज जैसे मैंने समझाया वैसे लिख सकते हैं आप, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पढ़ लिया हमने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसी को बोलते हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? हमने 2 मॉडल पढ़े, वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडल। दोनों की हमने एक केस स्टडी भी देखी। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के आंसर को हमें लिखना है, किस प्रकार से हमें थ्योरी को पढ़ना है, मॉडल्स को पढ़ना है। मॉडल्स अगर समझ में आए तो बहुत काम की चीज है, और अगर समझ में नहीं आए तब बर्डन है दिमाग के ऊपर, याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स को। लेकिन अगर बात समझ में आ गई तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आप बताओ, ये जो 5 पॉइंट मिस्टर माइकल पॉटर ने बोले, क्या एग्जाम में अगर वो बोलता है कि 5 पॉइंट को लिखो, नहीं लिख पाओगे आप? कितने सिंपल से पॉइंट है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अब तो आप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और पुरानी वीडियो की तरह इसके ऊपर भी आप अपना प्यार और स्नेह दिखाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करो, और आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, मेरी टीम पढ़ती है, तो हमें पता पड़ता है कि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्या इससे उनको फायदा हो रहा है। इससे मुझे ही मिलेगा मोटिवेशन, मेरी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा, और ये वीडियोस आपके लिए भी फायदेमंद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।